Yes, welcome back. So the test is done. Now an update about session number two. So we are going to have a very good session of 45 minutes, and we are going to end it on 10:45. Okay, then you'll get a break of 30 minutes, 30 or 20 whatever, and 11:05, 11:10 के आसपास the lecture of costing will start. ठीक है, and DT will start. Okay. तो ये 45 मिनट आप पूरे कंसंट्रेशन से बने रहो ताकि अपन अच्छा खासा चीज कवर कर सके. ठीक है, रेडी रेडी टू स्टार्ट. एज यूजुअल वी हैव टू बी पार्टिसिपेटिव ताकि क्लास के अंदर ही हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम लर्निंग कर ले. तो कल मैंने आपको बोला था कि हम दो चीजें छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो अपन आज कवर करने वाले हैं. एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलायंस ऑन एंड रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स. ये आपके ऑडिट का पार्ट है कि आप दूसरी कौन सी रिपोर्ट्स पे अपना रिलायंस प्लेस करोगे. ठीक है, हमने देखा कि तरह तरह की एक्ट में आपको रिपोर्ट देनी होती है, तरह तरह के एक्ट बैंक को लागू होते हैं. फिर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी है. इसमें 4 पॉइंट कवर करना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिले क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या, ठीक है, एंड फलाना फलाना. अभी ये है ना, द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट द एडवर्स कमेंट if any on advances appearing in the following reports. काय पे? एडवांसेस पे. एडवांसेस का मतलब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में क्या होगा? एडवांसेस का दूसरा सिनोनिम होता है लोन देना. ठीक है, अब बैंक का मेजर काम क्या है? एडवांस देना, मतलब लोन देना. देखो आरबीआई को सबसे बड़ा खतरा क्या है वो सुनो. आरबीआई को सबसे बड़ा खतरा ये है कि बैंक ने अदिति को लोन दिया और अदिति ने डिफॉल्ट कर दिया. ठीक है, तो बैंक का पैसा डूब गया. आरबीआई का नाइटमेयर क्या है कि लोग मेरे पास कब आएंगे? जब बैंक उनका पैसा चुकता नहीं कर पाएगी. और बैंक उनका पैसा चुकता कब नहीं कर पाएगी? जब बैंक ने जिसको लोन दिया है उसने डिफॉल्ट कर दिया. तो आरबीआई का सबसे बड़ा नाइटमेयर है एडवांसेस. दैट मींस बैंक ने किसी को लोन दिया और वो डिफॉल्ट कर दे. अब एडवांसेस को लेके सी देयर इज अ केस स्टडी, यस बैंक. डू एवरीबॉडी नो यस बैंक? ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड विद यस बैंक? आई विल टेल यू अ 2 minute story which is necessary for the chapter. Yes Bank Limited, when I was in BPCL in 2018, ठीक है, तो आई वॉज वेरी न्यू टू शेयर मार्केट. ठीक है, and I had a very strong rule for myself that once before I become a chartered accountant, I will not know even 0% of share market. मैं बहुत दूर रहता था, मेरे को कोई इंटरेस्ट मैंने पैदा नहीं किया था. क्योंकि क्या, जब तक तुम्हारे पास धन नहीं है तुम रिस्क ले नहीं सकते. तो मैंने वो अपने जिंदगी से हटा दिया था. जैसे ही मैं सीए बना तब मैं समझना चालू किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. ठीक है, एंड इट इज नॉट एन इजी राइड ऑब्वियसली. So then Yes Bank जब मैं आया तब Yes Bank was trading at around 350 to 370 380 rupees. Everybody was behind Yes Bank. Yes Bank ले लो, Yes Bank ले लो, बड़े बड़े शेयर एनालिस्ट. ठीक है, एवरीबडी Yes Bank, Yes Bank दूसरा एचडीएफसी बैंक रहेगा, ये रहेगा. वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बैंक. द मेन ओनर ऑफ द बैंक वॉज राणा, मिस्टर राणा. ठीक है, एंड ही वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज माय आंखों देखी चीज कि इट वॉज मार्च का रिजल्ट. ठीक है, मार्च 2018 का रिजल्ट करेक्ट. ठीक है, आई ज्वाइन बीपीसीएल ऑन जनवरी 18 2018. ठीक है, इट वाज मार्च या जून क्वार्टर का, पहले क्वार्टर का रिजल्ट था. अपन पढ़ रहे हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट. तो वो रिजल्ट पब्लिश हुआ एंड आई हैड यस बैंक दैट टाइम, क्योंकि एवरीबॉडी वाज हैविंग अ बज़ ऑन इट. आई फाइंड, मेरे को भी अच्छा लगा. आई जस्ट टुक इट एट 305 समथिंग. ठीक है, और उस दिन रिजल्ट था. रिजल्ट के पहले मैंने सवेरे 10 बजे के आसपास लिया. रिजल्ट पब्लिश हुआ 2-2:30 बजे. आई वॉज एट लंच. ठीक है, आई वॉज एट लंच एंड जब मैं लंच के बाद में एवरीबडी लाइक यस बैंक का रिजल्ट आ गया, यस बैंक का रिजल्ट आ गया. लंच के बाद में जब, तब मैं बहुत नेव था, बहुत ही नया था शेयर मार्केट में, उनको ज्यादा कुछ समझता नहीं था. तो मैं आया, मैंने आया तो 305 का जो शेयर है मैं 10% ऊपर देखा. ठीक है, रफली अराउंड 340 335 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था. एंड मेरा बहुत ही बढ़िया है, क्विक मनी बन गया अपना ये वो. तो मैं रुका रुका, मैंने 3.5 दिन के पहले इसको भेज दिया. बोले यार अपने को हो गया 10-12% अपना हो गया, अपन निकल जाओ. अगले दिन फिर वो स्टॉक अपर सर्किट मारा, राउंड अबाउट 400 तक स्टॉक पहुंच गया.
आई वॉज लाइक यार बहुत जल्दबाजी कर दिया, क्यों बेचा, ठीक है, और डबल पैसा हो जाता था, ठीक है, अपन 345 से 50 में काट दिए, मतलब स्क्वायर ऑफ कर लिए, सेल कर दिए उसको, ठीक है, तो 400 तक रुकना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन 2 दिन तक वही कहानी चली, एंड एवरीबडी इज लाइक, जो जिसने नहीं बेचा, अभी कुछ नहीं किया, तो वो शाहरुख बनता है, अरे तुम बेच दिया क्या, तो मार्केट में ऐसा नहीं होता, ये वो एंड ये मेरी आंखों की चीज बता रहा हूँ आपको मैं देख के, 6 दिन बाद एक बहुत बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सडनली ओवरनाइट यस बैंक का रेटिंग ए प्लस से नेगेटिव कर दी। रेटिंग का मतलब ग्रेड, मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ, ये मार्क्स है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट मार्क्स है, और वो मार्क्स के बदले में ग्रेड दे रहा हूँ कि तू ए है, तू ए प्लस है, तू बी है, ऐसा, तो सडनली ग्रेड चेंज हो गया, बाप रे बाप, अगले दिन मार्केट सबसे पहले खुलते से ही यस बैंक और सारे बैंकिंग स्टॉक 5% 6% फ्री फॉल चालू हो गया, किसी को समझा नहीं कैसा क्यों हुआ, क्योंकि रात को जो रिपोर्ट उसने दिया, एंड वेरी वेरी क्रेडिबल क्रेडिट एजेंसी, जस्ट वन पैराग्राफ रिपोर्ट, दैट्स इट, ठीक है, तो राणा आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 ही बजे कि दिस इज डिफेमिंग अस एटसेट्रा एटसेट्रा, विल हैव अ लॉ सूट अगेंस्ट द एजेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एजेंसी ने पहले क्या सोचा कि चलो लेट्स गिव अ ब्रीफ पैरा रात को, देन फिर थोड़ा आगे करके अपन देंगे, जैसे ही राणा ने बोला उसके 1 घंटे बाद में एजेंसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, नाउ विल शो सेम वर्ड्स, नाउ विल शो, ठीक है, राणा और बूट्स, हम उसको हमारा जूता दिखाएंगे, ठीक है, और उन्होंने पूरा रिपोर्ट डाल दिया, और बाप रे बाप, यस बैंक जिसको सब लोग इतना वो करते थे, 70 से 80% ऑफ द एडवांसेस गिवन बाय यस बैंक वर टू रिलायंस अनिल अंबानी, विच वॉज अ बैंकक्रप्ट पर्सन। इतने टाइम से वो अपने फाइनेंशियल्स की ड्रेसिंग कर रहे थे, ठीक है, डिस्क्लोजर्स को कर्टेल कर रहे थे, जस्ट कि वो लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए कि वी हैव हाई एक्सपोजर ओनली इन वन इंडिविजुअल। अब तू खुद सोच, बैंक के पास में समझो 1,000 करोड़ है, और बैंक ने 800 करोड़ किसी एक व्यक्ति को दे दिया, अब अगर वो व्यक्ति डूब गया तो बैंक डूब गया। यही कथा कहानी है यस बैंक की, जो शेयर 400 रुपए का मैंने देखा है, विद गॉड्स ग्रेस, लकीली मैं निकला क्योंकि मैं नेव था, आज वो शेयर 18 12 रुपए 14 रुपए, वो तो बैंक ही बंद होती थी, वो तो पीएमओ ऑफिस आ गया बीच में, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो टोटली बैंक को बंद करने की उस पर थी, प्रधानमंत्री ऑफिस बीच में आके ये बोला कि एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दो कि वो यस बैंक को खरीदे, और उसका नाम चेंज नहीं होगा, नहीं तो लोगों को कॉन्फिडेंस गिरेगा। आज भी आप जाओगे तो आपको नेहरू पार्क चौक पे यस बैंक दिखेगी। बैंक इज ट्राइंग टू सर्वाइव, बैंक इज ट्राइंग टू, ऑब्वियसली नाउ द बैंक हैज एसबीआई बैंकिंग, एसबीआई इज लाइक गॉड, तो यस बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट नाउ यस बैंक कैन नॉट अर्न दैट कॉन्फिडेंस विच वॉज देयर। यस बैंक के कारण पूरा की पूरा बैंक निफ्टी गिरा, और लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकों में से खत्म हो गया, आज तक बड़े बड़े बैंक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ एडवांसेस, वेरी वेरी क्रूशियल चीज फॉर एनी बैंक, ठीक है। नाउ एडवर्स कमेंट, अब क्या होता है कि बैंकों की ना बहुत सारी रिपोर्ट बनती है भैया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सीए बनाएगा, क्योंकि बैंकों के ना बहुत सारे ऑडिट होते हैं जो सीए के अलावा भी लोग करते हैं, जो वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो वो बोलता है कि बताइए, लिस्ट डाउन द रिपोर्ट्स विच एन ऑडिटर विल यूज, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एडवांसेस, और बोले इन रिपोर्ट्स में अगर एडवांसेस को लेके कोई अभद्र टिप्पणी है, कोई नेगेटिव कमेंट है, कोई एडवर्स कमेंट है, तो जरूर उसका संज्ञान लेना चाहिए, जरूर उसको टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए एक अच्छे ऑडिटर में। पहला रिपोर्ट कौन सा है, सबको समझ गया होगा, हमारे ही सीए ने, पहले जो भी सीए होंगे उन्होंने कुछ अगर एडवांसेस पे एडवर्स कमेंट दिया होगा तो उसका हमको टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा करंट रिपोर्ट के लिए, वेरी गुड। लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट
इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द बैंक खुद का इंटरनल इंस्पेक्शन कराती है। समझो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स है ना, वो तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना वाले नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ वाले ईस्ट में, ऐसे अलग अलग शिफ्ट होके दे डू चेकिंग। बैंक के एम्प्लॉइज ही चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जोन में जाके चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कुछ अगर वहां पे फ्रॉड हो रहा है तो वो अनर्थ हो जाए। अनर्थ मतलब अनर्थ नहीं बोल रहा हूँ, अनर्थ मतलब निकल जाए, गड़ी हुई है उसको निकाल दो, ठीक है। तो बैंक के ऑफिशियल्स जो है, दिस पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल, ठीक है, टू फाइंड एनी फ्रॉड। व्हाई? बिकॉज दे वर्क 24/7 इन बैंक, डोंट नो एवरीथिंग। नहीं नहीं, वो लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, वो बैंक के जो मेन लोग हैं ना उनको बोलते हैं। देन बैंक उसको साइलेंटली आरबीआई में बोलती है, देन आरबीआई डिसाइड करती है कि इसका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, ठीक है। जो आपने पॉइंट बोला प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वही होता है बेटा, ऐसे एकदम से आके उठ के आप बाहर बोल नहीं सकते, ठीक है, उससे इकोनॉमी को अफेक्ट होता है। तो आपको पहले आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है, आरबीआई डिसाइड करती है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी देनी है, कब देनी है, देनी तो पड़ेगी, तुम्हारे फादर डिसीजन नहीं ले सकते उसका, देनी तो पड़ेगी, इंडिया इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हाँ आप टाइमिंग थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। सो लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल्स, मतलब तू खुद ही कर रहा है, रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है ना, रिजर्व बैंक भी कराती होगी ना, बैंक के ऑफिसर्स खुद भी कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक भरोसा करेगी क्या? रिजर्व बैंक खुद भी इंस्पेक्शन कराती। तो सर 3 रिपोर्ट देखी, पिछले साल जो ऑडिटर्स थे उन्होंने कुछ एडवांसेस के ऊपर एडवर्स कमेंट किया है क्या? बैंक ऑफिशियल्स की खुद की इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ एडवांसेस को लेकर एडवर्स कमेंट किया है क्या? आरबीआई ने अगर कोई इंस्पेक्शन कराया है तो उसमें कुछ एडवर्स कमेंट किया है। कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अलग ही होता है, वो अपने ऑडिट 24/7 365 डेज करते रहता है, और कॉन्करेंट ऑडिट भी कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट के जैसा ही होता है। हमारे चैप्टर में पीछे के पार्ट में शायद कॉन्करेंट ऑडिट आने वाला है, नहीं आएगा तो आपको इंटर में नहीं है, फाइनल में। आई एम नॉट क्लियरली रिमेम्बरिंग इट, ठीक है। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, अभी क्या होता है कि एक है ना स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाता है, जरूर नहीं कि ऑडिटर बनाए, ठीक है, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनती है कि जितने भी लोन्स बैंक ने दिए हैं, अपन ऐसी लोन देते थे क्या, लोन के अगेंस्ट क्या लेते हैं, सिक्योरिटी लेते ना, तो वो सिक्योरिटी का भी प्रॉपर ऑडिट होता है कि अगर तूने 10 लाख का लोन दिया और उसके बदले तू 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी ले रहा, तो वो सिक्योरिटी है क्या? 10 लाख के बदले कम से कम 12 लाख की सिक्योरिटी ले, तब तो वो लोन सिक्योर्ड बोला जाएगा। तो ये सिक्योरिटी का भी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनती है, समझा? तो एक तो पिछले साल का ऑडिटर की रिपोर्ट, दो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट, और रिपोर्ट ऑन सिक्योरिटी। एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को लेके कभी कभी क्या होता है, कुछ 5-6 इंडिविजुअल होते हैं जिनमें बैंक का बहुत एक्सपोजर है, तो उनके अकाउंट पे सेपरेट रिपोर्ट बनती है। ऐसा फॉर एग्जांपल येस बैंक है, अब येस बैंक मान लो 20% टाटा को दिया है, 20% रिलायंस को दिया है, ऐसे 4-5 बिजनेस हाउस है जिनको मेजर लोन दिया हुआ है, तो उनके जो डेटर अकाउंट है, उनके जो एडवांसेस अकाउंट है, उनका स्पेसिफिक एक रिपोर्ट बनता है कि उसमें कोई रेगुलरिटी तो नहीं है। तो एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट्स। उसके बाद में मैनेजर्स चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम्बेंट इज चेंज्ड, मतलब तो वो जो चार्ज एंडिंग रिपोर्ट देते मतलब अब तक का क्या क्या हुआ इन मतलब करंट पीरियड बोलो या फिर 6 महीने का जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट जो भी है, तो वो सब चेंजेस दूसरे मैनेजर को बताना तो ये उसका रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये ना वो नहीं है, लगता वो है लेकिन वो नहीं है, अपना ट्राई अच्छा किया लेकिन ये वो नहीं है। ये बेसिकली क्या है, जो आपके, अगर आपने लॉ जो पढ़ा है उनमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा होगा, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी चेंज होती है। आपने कभी एक जमीन के ऊपर लोन दिया, आपको क्लाइंट बोल रहा है कि वो जमीन छुड़ा दो, उसके बदले हम दूसरी जमीन देते हैं, तो मैनेजर क्या करता है, वो चार्ज हैंडिंग ओवर करता है सामने वाले को, और उसके बदले दूसरी जमीन का चार्ज लेता है। दूसरा सिनेरियो पकड़ो
तूने 10 लाख का लोन लिया, उसके बदले 12 लाख की जमीन दिया, अब तूने लोन वापस कर दिया, जमीन वो घर लेके जाएगा क्या, तेरे को वापस करना पड़ेगा। तो वो उसको भी अपन चार्ज हैंडिंग ओवर बोलते हैं कि चार्ज का काम हो गया, अभी आप चार्ज रख लो, या तो उसके बदले वो दूसरा चार्ज देगा या तो उसका चार्ज खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये रिपोर्ट लर्न कर लोगे क्या? सिंपल है। इसमें अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एडवांसेस को लेके कोई एडवर्स कमेंट इन रिपोर्ट्स में है क्या, तो ऑडिटर को टेक इन टू अकाउंट रखना है। ठीक है, फटाफट क्विकली आखिर में बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक तो पिछले साल की रिपोर्ट, उसके बाद में सर 2 इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, एक सर इंटरनल ऑडिट और काउंटर ऑडिट की रिपोर्ट, उसके बाद में सर क्या बोले, हाँ वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, फिर उसके बाद में मैनेजर हैंडिंग ओवर ऑफ चार्ज, उसके अलावा कोई स्पेशल अकाउंट अगर है तो उसको लेके इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? कर लेंगे लर्न, है ना? ये बहुत बार आईसीआई ने पूछा है, क्वेश्चन बैंक में भी इसके क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे। अब आ जाओ इधर, ओवरसाइट। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द आरएमपी। बोले बैंक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी रिस्क को अपने को, एग्जैक्टली जो भी रिस्क हमको अफेक्ट कर सकते हैं उनको मैनेज करो। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है ये कि एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड हैव दिस 5 फीचर्स, है ना, इन अ बैंक। अच्छा अभी तक के जो क्वेश्चंस दिए थे वो लिख लिए ना आपने, इसमें मैंने लिखवाया था पॉइंट, यहां से बचे क्वेश्चंस इनिशियल कंसीडरेशन से। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इस पे दूंगा, एक ये 5 नंबर पे दूंगा, ठीक है, एक 9 नंबर पे दे दूंगा और एक 40 नंबर पे दे दूंगा, राइट? 4 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, वो आप लिखने वाले हो। ठीक है, ओके। अब आ जाऊँ मैं ओवरसाइट और इन्वॉल्वमेंट पे। अच्छा आपने वो 11 का लिख लिया सबने क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन 11 के लिखे हुए हैं। ठीक है, पीछे क्वेश्चन बचे हैं उसमें 11 में, वही मैं आज देके जाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो वाइंड अप हो जाएगा। चलो अभी इसमें कोई चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो बैंक के आरएम सिस्टम में होनी चाहिए। पहला ओवरसाइट, चलो गुरु, ओवरसाइट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यूजी, या फिर इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय, क्या मतलब होगा इसका नमित? मैनेजमेंट के काम को नहीं, लाइन पढ़ो ना, कंट्रोल को भाई। मैनेजमेंट क्या है सर, जो टीसीडब्ल्यूजी है वो कितना इन्वॉल्व है बैंक के कंट्रोल प्रोसेस में, कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेस में। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिसको ब्रैकेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल चुके हैं, शुड अप्रूव रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्रूव करना चाहिए, उसमें बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी का साइन है मतलब उन्होंने ही वो पास करी है। तो पहले चीज तो ये समझ कि टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट की पॉलिसी ऑन रिस्क मैनेजमेंट को अप्रूव करना है। बराबर है ना? सही बात है ना? अभी मैं कोई भी पॉलिसी बनाऊं कि ऐसा ऐसा रहेगा, तो मेरे को मयंक भैया की परमिशन लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल दूं रात को 8 बजे टेस्ट लेंगे, यहाँ पे फिर मैसेज दिन नहीं रहेगा, तो ले पाएंगे क्या? तो टीसीडब्ल्यूजी जो है उसको अप्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट है? सो टीसीडब्ल्यूजी को अप्रूव करना पड़ेगा रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये साबित करेगा कि वो इन्वॉल्व है। द पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज जो अभी उन्होंने अप्रूव करी है, शुड बी कंसिस्टेंट विद बैंक बिजनेस, बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कंसिस्टेंट वो रहने चाहिए। सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं बताऊं, बहुत प्यारा मतलब हुआ इसका। देख सृष्टि, बैंक का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तू बता, किसी भी बैंक का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये बात बोली उसने, क्या है सर? प्रॉफिट अर्न करना, है ना? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? रिस्क मैनेज करना। क्या मैं कहूं, आपने जिसने भी मोबाइल बैंकिंग करी होगी, ठीक है, आपको जगह जगह पे बार बार ओटीपी डालना पड़ता है। क्या मैं कहूं कि ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है? जो बैंक ने अप्रूव, पे ही ऐड करना है तो भी आपको डालना पड़ता है, बेनिफिशियरी ऐड करना है डालना पड़ता है। करेक्ट है, जगह जगह पे ओटीपी डालना पड़ता है। फिर आपने देखा होगा 1 महीने बाद में कंपलसरी पासवर्ड चेंज करना पड़ता है।
ये सब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है जो पीसीडब्ल्यूडी ने अप्रूव करी है। लेकिन बैंक का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर तू दुनिया भर के ओटीपी लगा देगा तो लोग क्या बोलेंगे, यार ये बैंक में मेरे को अकाउंट नहीं खोलना, मेरे को है ना, एक तो मैं दिन भर पासवर्ड याद करके पागल हो गया, ठीक है, बार बार। मैं एग्जांपल देता हूँ कैनरा बैंक का। मेरी मम्मी का अकाउंट कैनरा बैंक में है, ठीक है। इतना घटिया बैंक मैंने आज तक देखा नहीं, मतलब हम सदियों से कैनरा बैंक में, ठीक है। मैं पूरा ईयू बैंक में शिफ्ट हो गया पिछले 3 सालों से। इतना घटिया बैंक, ये पॉइंट स्ट्रेट अवे लिंक करता है कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक का रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इसका मतलब वो सही पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करते, इतने बोगस है। मतलब मेरा सही पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया उसने। मैं बैंक में जाके कब नहीं किया, क्यों क्या, मैं क्या हूँ। तो वो मेरे को क्या बोलता है, सर पासवर्ड सही होगा। मैंने उसको बताया कि भाई यही पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा मैं रिसेट करने जा रहा, जब अपन रिसेट करते तो अपन वो ओल्ड पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता नया दो। मैंने जानबूझ के ओल्ड डाला, तो बोलता ये अभी पासवर्ड था। अरे तो फिर एक्सेप्ट करना। तो मतलब वो, ये तो सिर्फ एंट्री की बात है। तेरे को अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए तो तेरे को वहां पे ओटीपी डालना पड़ेगा, तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हर्ट हो, तू रिस्क मैनेजमेंट करते रह जाना, बचेगा सिर्फ एक कस्टमर, ठीक है। सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज का मतलब ये है कि आप रिस्क मैनेज करो, लेकिन आपकी पॉलिसीज जो है ना वो बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को वो हर्ट नहीं करनी। क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट है सर केजीडब्ल्यूजी को ओवरसेट। तो अगर इसमें अगर हम मेन क्रक्स वर्ड बोले तो क्या है? अप्रूव रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। मतलब जिसको ऑडिट लर्न करने में दिक्कत जाती है ना, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप अपने घर पे बैठ के क्या ट्राई करो कि मेरे को ये पूरा लर्न करना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ऑडिट। आपको ये लर्न करना है और आपको ये येलो लर्न करना है, इसका आगे पीछे आपको लिखना है खुद से। और वो सर मैं कैसे लिखूं, अरे ये ब्लैक का यूज करना पड़ेगा तेरे को, समझा क्या? ऐसा लर्न होता ऑडिट, ये पूरा सेंटेंस लर्न नहीं होता। ये आज हो भी जाएगा तो पूरे 11 चैप्टर का याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सर बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। बराबर सही से ध्यान दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना मतलब वो रिस्क कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मीडियम है, और उसको फिर मॉनिटर करना। रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल, ऐसे रिस्क जो बैंक के गोल को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, वैसे रिस्क को आपको करना है आइडेंटिफाई और करना है मॉनिटर। क्लियर है? एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्रक्स वर्ड है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बैंक गोल। रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बैंक गोल। मैं तो इतना रन करूंगा, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूँ कंट्रोल एक्टिविटीज। इसमें कंट्रोल एक्टिविटीज बार बार ये वर्ड अपन देखते हैं। अ बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स, बैंक के पास में एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल। देखो बहुत लोग है ना, कभी कभी मिसकंसेप्शन में रहती है कि रिस्क और कंट्रोल एक ही है। बिल्कुल नहीं, ये तो दो पहलू है भाई। रिस्क है कि चोरी हो जाएगी, कंट्रोल है कि चोरी रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बंदूक लेके। क्लियर है ना? ठीक है। फिर लोग है ना रिस्क और फ्रॉड को भी समझते कि ये एक ही है। नहीं, रिस्क है कि चोरी हो जाएगी, कंट्रोल है कि सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके खड़ा है, और फ्रॉड है कि उसके बावजूद भी कंट्रोल एक्टिविटीज। अब बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट इट्स रिस्क। मिटिगेट मतलब कम करना। तो बैंक को कंट्रोल क्यों होना चाहिए कि वो रिस्क को कम करे, इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन। आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो बहुत प्यारा, समझो मैं कैशियर हूँ, ये मेरे पास में आया 10,000 रुपये मेरे को दिया, सर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वो मनी काउंटिंग मशीन में 10,000 लगा दूंगा, वो मेरे को बता देगी हाँ बराबर है, फिर मैं ऐसा छापा मार दूंगा,
साइन करके स्लिप फाड़ के दे दूंगा, ये मेरा काम है। अब कभी आपने सोचा है कि इसकी एंट्री आपके खाते में कैसे जाती है? उसके लिए दूसरा एम्प्लॉय पीछे बैठा होता है। अब वो एक खुद का 3 स्लिप फटती है, एक वो देखिए तुमको दे दिया, ठीक है, एक साइन करके पीछे वाले एंट्री वाले को दे दिया, और एक उसकी रिकॉर्ड। अब वो जो एंट्री वाला है वो उस थप्पे को देख के वो अकाउंट नंबर डालेगा और डालेगा 10,000 रुपए, ठीक है, और एंटर डालेगा। अब बैक एंड पे सिस्टम क्या करेगा? एंट्री पास करके। समझ में आई बात? ठीक है, तो देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पैसा कलेक्ट करने वाला भी वही व्यक्ति है, डालने वाला भी वही व्यक्ति है, तो फ्रॉड और एरर के चांसेस बढ़ जाते। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रहना चाहिए, अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अरे भाई, अगर 1 लाख का लोन, 1 लाख तक का लोन चाहिए तो मैं अप्रूव कर सकता हूँ। अगर 5 लाख का तक का लोन चाहिए तो मेरा एक बॉस है वो कर सकता है। अगर 50 लाख तक का चाहिए तो उसका भी एक बॉस है वो कर सकता है। तो देयर शुड बी हायरार्की फर्स्ट, राइट? तो दिस इज कंट्रोल एक्टिविटीज। तो मेरे यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट रिस्क। ठीक है, तो पहला क्या है? अप्रूव्ड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ हाँ, रिस्क वाला ये था, रिस्क वाला पॉइंट था, राइट? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटर। तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ रिस्क, ठीक है, और उसको मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज। तीसरा क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज, अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क। ठीक है, तो पहला है रिस्क, फिर वो रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल। बराबर है? रिस्क में क्या था कि जो रिस्क जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं बैंक के गोल को। कंट्रोल में क्या था? एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट इट्स रिस्क। 1 2 3 पूरे हो गए। चौथा है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। क्या है? मॉनिटर करना किसी भी चीज को। तो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज एंड अजम्पशंस। बोले रिस्क मैनेज करने के लिए जो भी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, जो भी मॉडल यूज कर रहे हो, जो भी अजम्पशंस यूज कर रहे हो, यूज टू मेजर एंड मिटिगेट रिस्क शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड। मालूम पड़ा आप जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो वो मेथोडोलॉजी 10 साल पुरानी है, तो आज के जमाने की रिस्क वो रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी क्या? एवरी ईयर, एवरी मिनट अ न्यू वायरस इज देयर, so you have to update your firewalls, you have to update your antivirus systems। तो आप जो भी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है, वो मेथोडोलॉजीज जो है वो रेगुलरली असेस होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड है मेथोडोलॉजीज, मेथोडोलॉजीज मॉडल्स शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड। 4 नंबर हो गए। ठीक है, पहला क्या था? टीसीडब्ल्यूजी, दूसरा रिस्क, तीसरा कंट्रोल, चौथा मॉनिटर। टीसीडब्ल्यूजी में अप्रूव्ड रिटर्न प्लान शुड, अप्रूव्ड रिटर्न पॉलिसी फॉर रिस्क मैनेजमेंट, यस, नंबर 1। नंबर 2 था रिस्क, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क दैट इंपैक्ट बैंक्स गोल, वेरी गुड। तीसरा कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज टू मिटिगेट द रिस्क। उसके बाद में चौथा मॉनिटरिंग, मेथोडोलॉजीज शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड। समझा? आगे और पीछे आपको समझना है कि रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट बैंक्स गोल, ऐसे रिस्क वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और मॉनिटर करने हैं। टीसीडब्ल्यू देखो, ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये तो पूरे पूरे लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे, ये तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज, बैंक के पास में एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए टू मिटिगेट रिस्क इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वेरिफिकेशन और ये अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनिटरिंग मैंने बोला कि जो मेथोडोलॉजीज आप यूज कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द रिस्क, दोस मेथोडोलॉजीज शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड। पांचवा पॉइंट, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, बैंक तो पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है, सारा काम बैंक में सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। बैंक्स रिक्वायर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रॉपर रिलायबल सिस्टम होना चाहिए जो बैंक को समय समय पे लाइव और रिलायबल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे। तो बैंक्स रिक्वायर अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल, operational and compliance information on a timely and consistent basis। बैंक को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो बैंक को इंफॉर्मेशन दे। ऐसी काय की इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। कौन देता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही इंफॉर्मेशन देना होता है,
तो बैंक को ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो रिलायबल, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट रिक्वायर रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, है ना। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को क्या चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इनेबल्स देम टू असेस द नेचर ऑफ बैंक्स रिस्क प्रोफाइल, कि बैंक में कितना रिस्क है, कौन सा रिस्क है, क्या कैटेगरी का रिस्क है, वो समझने में आपको मदद होती है। कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे मेरा कीवर्ड है बैंक्स रिक्वायर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करते हैं, बैंक को इंफॉर्मेशन देते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एक और अलग टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट रिक्वायर रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल एक्टिविटीज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को भी कर देना बोल, और यहाँ पे एम कर देना कंसिस्टेंट विद बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इतना आपको लर्न करना, समझ में आया? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, आखिरी बार फिर हेडिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला था टीसीडब्ल्यूजी, तो बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा था रिस्क, आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग रिस्क। तीसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज। चौथा है मॉनिटरिंग। पांचवा है सिर्फ परफेक्ट, ठीक है। आपका एक होमवर्क है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मेरे को मंडे को दिखा देना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेक में ही कर देना, ठीक है। इसका आपको लर्न करके नोट्स तो बनाना ही है, ठीक है। तो आप ब्रेक में क्या करना, इसको करना लर्न 5 मिनट फटाफट फटाफट, और हाथों हाथ इसकी नोट बना लेना, ठीक है। आपको बुलेट में बनानी, बुलेट में आपको ट्री बनानी, ट्री में इनमें मेन एक पॉइंट, उसके नीचे एक और, लेकिन लर्न करके बनाना, ठीक है। इतना काम कर लेना, इसको TSW लिख दो, आपके नोट में लगा देना। चलो नीचे आ जाओ, अब आ गया समय चालू करने का, 15 मिनट बचे हैं एडवांस, ठीक है। देखो यार, मैं थोड़ा ना और फास्ट कर सकता था, लेकिन बार बार मेरे को क्या लगता है ना, जब तक लर्न नहीं होता तब तक आगे बढ़ के क्या मतलब है, समझ तो आपको भी जाएगा, खींचो फोटो बता लो गूगल पे, जेमिनी पे, सब बता देगा, लेकिन लर्न करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस, टाइप ऑफ एडवांस, अथर ऊपर बोले जरा। Types of advances. Funded loans are those loans where there is actual transfer of funds from the bank to the borrower. मतलब मतलब बैंक ने borrower को कुछ monetary transaction दिए लोन की तरह। लोन की जगह, नहीं, तरह, लोन की तरह। लोन देने एक है फंडेड लोन्स, ठीक है। नॉन फंडेड पढ़ बोले जरा, फिर तेरे को फंडेड समझ में आएगा। non-funded facilities are those which do not involve such transfer. Examples of non-funded transfers are letters of credit, bank guarantees, etc. ठीक है, अब देखो फंडेड लोन का मतलब क्या है, जब एक्चुअली मान लो अथर्व लोन लेने आया, सर गाड़ी लेना है, लोन चाहिए, कितने का चाहिए सर, 15 लाख का चाहिए, ठीक है। अथर्व को लोन पास कर दिया, अब 15 लाख मैंने बैंक के खाते से निकाल के अथर्व के लोन अकाउंट में डाल दी, ठीक है, बराबर है। अब अथर्व उसको यूज करे ना करे, जलाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको हमारा ब्याज चाहिए और हमको हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, बराबर है। उसको बोलते हैं फंडेड लोन, जब आपने एक्चुअली लोन फंड किया। दूसरा है नॉन फंडेड लोन। अथर्व मेरे पास में आया, सर मेरे को फैक्ट्री डालना है, ठीक है। फैक्ट्री डालने के लिए मैं गवर्नमेंट से ले रहा हूँ सब्सिडी, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट मेरे को कुछ लोन दे रही है, और वो लोन मेरे को मिल रहा है 2 या 3%, क्योंकि गवर्नमेंट को मेरे को हेल्प करना है। सर उसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे अथर्व ने बैंक वाले को बोला, बैंक वाला बोला तो मेरे पास क्यों आया, बताने के लिए आया क्या, नहीं सर, लोन तो मेरे को मिल रहा है, तो मेरे पास क्यों आया, सर मेरे को लोन मिल रहा है, लेकिन मैं आपके बैंक में 10 साल से कस्टमर हूँ, हाँ है। सर मेरे आपके बैंक में मेरी FDI है, बोले हाँ है। तो सर एक काम करो, आप ना गवर्नमेंट को एक बैंक गारंटी दे दो, कि कल अगर मैंने गवर्नमेंट का पैसा डुबाया तो आप मेरा पैसा गवर्नमेंट को दे देंगे। तो बैंक ने पूछा आप हमारे जवाई हो, बोले नहीं नहीं सर जवाई नहीं, आपके पास मेरी FD पड़ी है, बोले हाँ है। कितने की है, बोले 1 CR की, बोले हाँ है। तो सर आप 1 CR की FD मेरी कर दो लॉक, मतलब मैं उसको निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप मेरा ब्याज चालू रखो, बोले ब्याज तो चालू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो बैंक में दे रखा है, आप उसको लॉक कर दो सर। लॉक करने का मतलब मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, तो कल अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक गवर्नमेंट को पैसा देगा मेरे बदले, उसी को बैंक गारंटी बोलते हैं, करेक्ट ना। और बैंक वो पैसा कैसे वसूलेगा, FD मैच्योर कर देगा, समझ में आया, इसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो बैंक ने क्या एक्चुअली लोन ट्रांसफर किया क्या,
बैंक ने एक गारंटी दी कि कल अगर कुछ अनहोनी होती है तो मैं पैसा कितना करूंगी। तो बैंक क्या करती है, पूरे अमाउंट का 1 या 2% का कमीशन चार्ज करती है गारंटी देने का। समझा? पूरा कहानी समझ में आई? तो ये हो गया नॉन फंडेड लोन। क्या आपको समझ में आया? फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन में एक्चुअली पैसा बैंक नहीं देती। सर लेटर ऑफ क्रेडिट, एनीबडी कभी सुना है ये वर्ड? हाँ, कहाँ पे था ये? अच्छा, इकोनॉमिक्स, हाँ बताओ, तो कौन बताएगा? फेमा तो ठीक है, इन्होंने समझ। हाँ सृष्टि बताओ, वेरी गुड, सुनो वो बता रही है। एग्जैक्ट, पहला बड़ा जोरदार। पता होना अलग बात है, पता हो के गट्स रख के बोलना वो अलग बात है। ठीक है, दिस इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल। एलओसी, एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में धंधा करने के लिए गारंटी लगती है, उसमें एलओसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। चलो ठीक है, क्या हम लोग टाइप्स ऑफ एडवांसेस से क्लियर है? प्रेम समझा नहीं क्या आपको? क्या फाउंडेशन का? अच्छा, 12th में भी था क्या एलओसी? सर हमने पढ़ा ही नहीं करी, मेरा वीक है फाउंडेशन। व्हाट डू एडवांसेस कंप्राइज? व्हाट डू हाँ, जल्दी मत पढ़, क्या पढ़ा तूने? फंडेड अमाउंट। मतलब नॉन फंडेड का हमारा सफर यही तक था। एडवांसेस का मतलब होता है फंडेड एडवांसेस। क्या? बैंक गारंटी वारंटी से आरबीआई को कंसर्न नहीं है, तूने तेरे हाथ पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, वो तू तेरा देख। हमको मतलब कैसे है? एडवांस। ठीक है, बता। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोन है। ठीक है, एक है टर्म लोन। टर्म लोन मैं जितना समझा सकता हूँ उतना समझाता हूँ, ठीक है, फटाफट फटाफट। टर्म लोन का मतलब, हाँ, जहाँ पर की क्या, कौन बोला अभी? फिक्स टर्म। ऐसे लोन जहाँ पे टर्म फिक्स है, 5 साल, 7 साल, तो उसमें लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया। 90% जो आम जनता लोन लेती है वो टर्म लोन होता है। ठीक है, कोई भी धंधे वाला व्यक्ति टर्म लोन नहीं लेता, क्योंकि धंधा चलता गोइंग कंसर्न बेसिस पे। ठीक है, उसको पैसा भी गोइंग कंसर्न बेसिस पे चाहिए, तो वो कोई फिक्स टर्म नहीं बोल सकता कि मैं 5 साल में चुकता कर दूंगा। ठीक है, तो उसको लगती कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या डिमांड। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बैंक ने आपके पास में, आपके बैंक खाते में रख दी एक लिमिट। समझना, ये समझना जरूरी, आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट था कि कभी पता है तुमको ओवरड्राफ्ट? फिर बताने की जरूरत नहीं। ओवरड्राफ्ट सिंपल है, बैंक ने आपको लिमिट रख दी। ठीक है, ठीक है, अब आपकी मर्जी है तब निकालो। जिसको नहीं पता मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बेसिकली लोन नहीं है, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी। ठीक है, कि आपने बोला कि यार सर मैं क्लोथिंग का बिजनेस करता हूँ, मेरे को 10-20 लाख का ओवरड्राफ्ट चाहिए। बैंक ने बोला 10 चाहिए, 20 चाहिए, बोले 20 चाहिए। ठीक है, सारे पेपर वर्क हो गए, बैंक ने आपका अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट, उसमें 20 लाख रुपए अवेलेबल कर दिए। ठीक है, अब बैंक क्या बोलता है, मैं तेरे से ब्याज नहीं लूंगा। तो सर हाँ, हाँ नहीं लूंगा। अब जैसे जैसे तू इसमें से पैसा यूज करेगा उतने पैसे में मैं ब्याज लगाऊंगा, इससे बेटर क्या होगा? ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा विशेष सर्कल, मैक्सिमम धंधे वाले इसमें अटक जाते हैं। कारण क्या है, बैंक फैसिलिटी के नाम से आपको बेसिकली, इट्स लाइक अ दारू, आपको चंगुल में फंसा रही है। ठीक है, बैंक आपको ट्रैप में फंसा रही है। आपके खाते में जैसी लिमिट है, जो गाड़ी तू 5 लाख की लेके अपनी जिंदगी चला सकता था, इमीडिएटली 50 लाख की गाड़ी ला लेता। क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसे अवेलेबल है। तू उस टाइम पे ये नहीं सोचता कि वो 50 लाख पे ब्याज लगने वाला है। समझा बात को? तो बेसिकली एक ऐसा खाता है कि आपने 10 लाख का 2 लाख यूज करा, 2 लाख के ब्याज लगेगा। अगले महीने तेरे पास में 1 लाख आ गया, तूने 1 लाख भर दी, अब कितने बचे? 1 लाख, 1 लाख। तो बेसिकली जो जितना पैसा उसमें से निकाल रखा है। उसके बाद में डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब ये होता है, बैंक बोलेगी जब मैं बोलूंगा तब तेरे को पे करना पड़ेगा, कोई टर्म नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में कैश क्रेडिट इज एज गुड एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड मैं बोलूंगा नहीं, बिल परचेज का बताऊंगा नहीं। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इसमें क्या होता है, जब बड़े बड़े लोन्स होते हैं ना,
तो 2 से 3 बैंक मिलके वो लोन देती है। इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, क्या बोले, ये तो बता दो। बैंक का स्टाफ ही बैंक में लो, बैंक में था क्या भाई, बैंक का स्टाफ ही बैंक से लोन लेता है, सही बोल रहा है एकदम, है ना। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, इंटरेस्ट बियरिंग मतलब ऐसा लोन जिसपे इंटरेस्ट चालू है। सर ऐसा अलग से बोलने का रिक्वायरमेंट क्यों है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप इनकम फ्रॉम, एक मिनट हो गया, सीधा बैठा, ऐसा बैठा, ठीक है। तो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड पढ़ोगे आप, उसमें आप देखोगे इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, उसको परक्यूसिट बोला जाता है, ठीक है। तो बैंक भी अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, बट टू सम एक्सटेंट। उसके बाद में फिर वो बन जाता है इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, मतलब स्टाफ को लोन दिया है लेकिन उस पर ब्याज लगेगा, हर चीज फुकट में नहीं मिल सकती, ठीक है, 1-2% कम लगेगा नॉर्मल मार्केट से, लेकिन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात खत्म, ठीक है। जब मेरे एक फ्रेंड है जो एसबीआई में है, उनको होम लोन 3.5%, 4% पे मिल जाता है। जब मैं बीपीसीएल में था तो मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया था, ठीक है, और मेरे को कार लोन कितने में मिला होगा बीपीसीएल से। हर एक पीएसयू में फैसिलिटी, पीएसयू में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको इन हैंड कैश कम दिखता है बट फैसिलिटी भरमार है, ठीक है। तो मेरा कार लोन कितना परसेंट पे था, 2.2%, एज वेल एज 0% इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने एम्प्लॉयज को देती है ताकि जिंदगी भर वो एम्प्लॉय गुलाम बन के जिए, ठीक है। तो ये हो गए एडवांसेस के टाइप्स। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, क्या, सेक्टर वाइज, क्या चीज, आरबीआई इशू करता है कॉमन गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। प्लीज ये बता दो, मेरा टाइम खत्म हो रहा, जल्दी जल्दी। आरबीआई डायरेक्ट करता है कि कुछ सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए बैंक को उन्हें डायरेक्टली देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, क्या बात है यार, हाँ बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा सेक्टर आता है, ठीक है, जो लोन कभी जाता है आता नहीं है, फिर आप जब ट्रैक्टर जब्त करने जाओगे तो आप भी वापस नहीं आओगे, या तो वो लटका हुआ दिखेगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से जो बोलते हैं फार्मर सुसाइड्स एंड ऑल, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी जेन्युइन एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग इश्यूज, बट आई पर्सनली बिलीव दैट विद अ शील्ड ऑफ फार्मर देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग एडवांटेज, ठीक है। और जो एक्चुअल किसान है वो उसके ऊपर बैंक वालों की जोर जबरदस्ती चल जाती है, और जो एक्चुअल किसान नहीं है, जो एक्चुअली बिजनेसमैन है, उसके ऊपर बैंक वालों की जबरदस्ती नहीं चलती, ठीक है। एक्चुअल किसान देखना है तो कभी मंगलूर जाओ, गायगांव जाओ, ठीक है, आपको देखेंगे खेतों में वही किसान है और वही हल चला रहा है। और वही तुम जाओ पंजाब में, यहाँ पे उनके यहाँ पे मर्सिडीज खड़ी है और 0% टैक्स है, बट ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते, फार्मिंग है वो। तो आरबीआई इशू करता है कि आपको लोन देना ही पड़ेगा, और वो लोग लोन लेते हैं, भले ही उनके बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, 10-10 मर्सिडीज खड़ी है, वो 2% पे लोन लेंगे और चुकता भी नहीं करेंगे, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। दिस गाइडलाइंस कवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस गाइडलाइंस कवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस, रिसीप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन में सब बोला हुआ रहता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को सब कुछ देना है और फ्री में देना है। अभी देखो, ये हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। तो एक आप एडवांसेस समझो, ये येस बैंक है, ये ध्यान देना, येस बैंक है, ठीक है, उसने सब मिला के 10,000 करोड़ के एडवांसेस दे रखे। तो एक बाइफर्केशन होता है सेक्टर वाइज, क्या, इसमें तुम प्राइमरी बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, ठीक है। एक होता है सिक्योरिटी वाइज, सर इसका मतलब एनीबडी, सर कुछ लोन रहेंगे जिनमें सिक्योरिटी रहेगी, कुछ लोन रहेंगे जो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब कि सामने वाले के पास देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। सर फिर बैंक क्यों लोन देंगी, बैंक को तो रिस्क है, हाँ रिस्क है, रिस्क है तो रिस्क है, और रिस्क है तो 15% और 20% का ब्याज भी है, ठीक है। जो लोन तुमको सिक्योर्ड वे में अगर मिले तो 7%, 8%, 9% मिलेगा, वही अनसिक्योर्ड में 18%, 19%, 15% पे रहेगा, क्योंकि बैंक ज्यादा रिस्क ले रही ना, तू कल भाग गया तो, ठीक है। तो बैंक्स आस्क सिक्योरिटी और कोलेटरल वाइल लेंडिंग
to assure that the borrower will return the money in prescribed time, else the bank have legal authority to sell the collateral to recover its money. उसके बाद में अब देखो नेचर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज के अंदर दो नेचर है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ पड़ प्राइमरी, आराम से, प्राइमरी सिक्योरिटी जोर की सबको सुनाई देना चाहिए, है ना। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी बोरोवर ने, बोरोवर मतलब बैंक का कस्टमर, बोरोवर ने बैंक को दी है कि मेरा ये खेत रखो, उसके बदले मेरे को 10 लाख रुपए दो, तो ये हो गई तेरी प्राइमरी सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी मतलब ये एडवांस को लेके ये सिक्योरिटी एकदम प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, मतलब इसी के बदले मैंने लोन दिया, अगर तू मेरे को ये लैंड नहीं देती तो मैं तेरे को लोन नहीं देता। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका लोन अमाउंट ज्यादा हो जाता है और आपकी सिक्योरिटी कम पड़ जाती है। देख तूने 10 लाख का लोन ली, तूने 10 लाख की सिक्योरिटी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान ले ओवर द टाइम तेरा लोन बढ़ते गया, क्यों, क्योंकि तेरे ब्याज चुकता नहीं करी, तो ब्याज जुड़ता गया, ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर, वो लोन हो गया 15 लाख। सिक्योरिटी कितनी थी, वो देखो 5 लाख का एडिशनल कोलेटरल देना पड़ेगा कि मेरी कार भी रख लो, चाबी तुम्हारी, ठीक है। ये दो तरह की सिक्योरिटी। आगे बढ़ो। ये अब है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, किन किन तरीकों से आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ मतलब 5 से 6 तरीके हैं जिस जिस तरीके से आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, ये मैं सिखाऊंगा कल फ्रेश माइंड से, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो अपन अभी सीख लेंगे। लीन तो तुमको आता होगा, तो ये तुम पढ़ के आ जाना, ठीक है। सेट ऑफ पढ़ भाई, एक बार प्लीज ध्यान देंगे क्या, प्लीज। सेट ऑफ क्या है, एक स्टैट्यूटरी राइट है, काय का, क्रेडिटर का, किसका राइट है, मतलब बैंक का, क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया, टू एडजस्ट होली या पार्टली, क्या एडजस्ट करेगा, डेबिट बैलेंस, क्या, इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो प्रेम। सर जो बैंक अपना क्रेडिटर रहेगा, तो जो भी डेटर रहेगा उसने कुछ लोन वगैरह लिए वाला है बैंक से, तो अगर उसका वो लोन पे नहीं कर सक रहा और उसका बैंक में और कोई भी अकाउंट है, तो वो बैंक उसमें से सेट ऑफ कर सकता है, वो अमाउंट बैंक तो वापस नहीं लेगा और वो अमाउंट से सेट ऑफ कर लेगा उसका लोन। व्हाट ही मीन्स टू से कि अगर प्रेम ने बैंक से लोन लिया, वो बैंक में प्रेम की एफडी पड़ी है 50 लाख की, और प्रेम ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, और प्रेम प्रेम वो लोन को चुकता नहीं कर पाया, ठीक है, और बैंक बोल रही है तू नहीं करेगा, नहीं करूंगा, पक्का नहीं करेगा, नहीं करूंगा, सर इसकी एफडी तोड़। तो प्रेम बैंक को ये बोल रहा है कि आप मेरी एफडी को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, मैं हाथ नहीं ले पूरा पैर लगाया और एफडी तोड़ दिया। कर सकता है बैंक, पागल थोड़ी है बैंक, मतलब एक तो तू दे नहीं रहा, ऊपर से तेरा पैसा है यहाँ पे पड़ा है, तू बोल रहा उसको हाथ मत लगा, वाह भाई वाह। तो सेट ऑफ लीगली अलाउड है, इस पे एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है। आगे बढ़, है ना, प्रोवाइडेड बोथ द अकाउंट्स आर इन द सेम नेम एंड सेम, मालूम पड़ा प्रेम की एफडी थी, लेकिन प्रेम की और उसकी वाइफ की ज्वाइंट एफडी थी, तो फिर 25 लाख ही एडजस्ट कर पाएंगे, 25 लाख करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट है। सेम नेम और से, ऐसा नहीं कि हाँ इसके पापा का अकाउंट है तो पापा की एफडी नहीं चलेगी, जो बंदे का लोन है उसी के नाम पे एफडी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। समझ में आया क्या, ठीक है। ये प्लेज हाइपोथेकेशन था क्या अपने को, प्लेज था ना, तो आप क्या करना, प्लेज और लीन ये करके आना, मैं आपको मॉर्गेज करवा दूंगा, हाइपोथेकेशन करवा दूंगा, असाइनमेंट करवा दूंगा, ठीक है। इंटर, हाँ हाँ बस 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 बस,
वो भी है, काफी पेनल्टीज लगी। हाँ होता है। वो सिक्योरिटी बहुत कम थी। लोन डिफॉल्ट, अनिल अंबानी का लोन बहुत साल से डिफॉल्ट हो रहा था। अरे क्या है, इन्होंने ड्रेस कर दी उसको पूरा, इन्होंने पूरा ड्रेस कर दी। मतलब क्या है कि ऑडिटर क्यों फंसा, इसके लिए फंसा ना कि तेरे एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो बात नहीं आई, तेरे अदर मैटर में वो बात नहीं आई कि इनका इतना बड़ा एक्सपोजर है। और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी आरबीआई की भूल थी कि आरबीआई का उस टाइम तक कड़क नियम नहीं था इन टर्म्स ऑफ कि तू एक बंदे को कितना एक्सपोजर दे सकता है। वो सब लूप होल्स का फायदा इन्होंने उठाया, और जो उनकी विंडो ड्रेसिंग हुई वो उतनी अच्छी हुई ही नहीं। कौन? वो जेल में था, अभी भी जेल में है, शायद बेल पे बाहर है। यू कैन टेक अ ब्रेक।